प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। समंकों के वर्गीकरण और सारणीयन के इस व्याख्यान में हम समंकों के वर्गीकरण के बारे में विस्तार से जानेंगे और इसके बाद के व्याख्यानों में हम सारणीयन और आवर्ती वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यानों में आपने प्राथमिक समंकों को एकत्रित करने की विधियों के बारे में जाना और किस प्रकार से ये एकत्रित किए जाते हैं, इसकी प्रक्रिया के बारे में जाना और साथ ही द्वितीयक समंकों के स्रोत कौन कौन से हैं और किस तरह से हम उन स्रोतों से समंकों को संकलित कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं, हम अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब ये समंक प्राप्त होते हैं तो एक प्रकार से कच्ची सामग्री के रूप में हमारे सामने होते हैं। इनका सांख्यिकी विधियों द्वारा सीधा अध्ययन किया जाना मुश्किल हो जाता है। इनकी आपस में तुलना करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए अध्ययन या अनुसंधान के उद्देश्यों के आधार पर इन्हें समूहों में रखा जाता है, वर्गों में बांटा जाता है और वर्गों और समूहों में बांटने की प्रक्रिया ही वर्गीकरण कहलाती है। और इसके बाद इनको वर्गीकृत करने के बाद में जब उनको सूचीबद्ध किया जाता है, सारणीबद्ध किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को सारणीयन कहते हैं। इन शब्दों को हम सरल शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं। संकलित कच्ची सामग्री को उनकी अनुरूपता और समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों या समूहों में विभाजित करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वहीं इन वर्गीकृत समंकों को सुव्यवस्थित सारणीबद्ध कर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सारणीयन कहते हैं। यद्यपि हम इस व्याख्यान में वर्गीकरण के ऊपर ही अध्ययन कर रहे हैं और वर्गीकरण के बारे में ही विस्तार से जान रहे हैं, इसलिए वर्गीकरण के बारे में ही अर्थ और परिभाषाओं, उद्देश्य और प्रकार के बारे में जानेंगे। तो वर्गीकरण को हम एक लाइन में यदि बताना हो तो इस तरह से कह सकते हैं। संकलित कच्ची सामग्री का उनकी अनुरूपता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटना वर्गीकरण है। यद्यपि वर्गीकरण इसलिए किया जाता है ताकि उनका अध्ययन किया जा सके, सांख्यिकी विधियों द्वारा उनका विश्लेषण किया जा सके, विभिन्न संख्यात्मक तथ्यों का आपस में तुलना की जा सके, उनको तुलनीय बनाया जा सके, वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण बनाया जा सके। ये इसके कुछ उद्देश्य होते हैं। इस कारण से कच्ची सामग्री के रूप में प्राप्त तथ्यात्मक संख्यात्मक तथ्य वर्गीकृत किए जाते हैं। और वर्गीकरण को दो परिभाषाएं जो इस प्रकार है मैं यहाँ बताना चाहूँगा। हॉरेस सेक्राइस्ट अपने शब्दों में इस प्रकार वर्गीकरण को परिभाषित करते हैं कि वर्गीकरण समंकों को उनकी समान विशेषताओं के आधार पर क्रम समूहों में क्रमबद्ध व विभिन्न परंतु संबंधित भागों में अलग अलग करने की क्रिया है। वहीं कॉनर इसे इस रूप में परिभाषित करते हैं कि वर्गीकरण तथ्यों को उनकी समानता तथा सादृश्यता के आधार पर समूहों या वर्गों में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया है और इससे व्यक्तिगत इकाइयों की विविधता में पाई जाने वाली गुणों की एकता प्रकट करता है। इस प्रकार हमने ये जाना कि जो तथ्य संकलित किए जाते हैं उनको उनके समूहों या वर्गों में वर्गीकृत करना या बांटना वर्गीकरण कहलाता है, ताकि वे अध्ययन योग्य हो सके, उनके आपस में तुलना की जा सके। चूँकि समंक आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसलिए उनको समूहों में, वर्गों में बांटने के बाद उनकी तुलना संभव हो पाती है। वर्गीकरण के उद्देश्यों को हम संक्षिप्त में इन बिंदुओं द्वारा भी जान सकते हैं। समंकों को सरल व संक्षिप्त बनाने हेतु, समानता और असमानता के बारे में स्पष्ट करने हेतु, तुलनात्मक अध्ययन में सहायक बनाने हेतु, समंकों को वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण बनाने हेतु, पारस्परिक संबंधों के अध्ययन हेतु और सारणीबद्ध करने हेतु। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कच्ची सामग्री के रूप में प्राप्त संख्यात्मक तथ्यों को पहले उन समूहों और वर्गों में बांटा जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, फिर उन्हें सारणीबद्ध किया जाता है सारणीयन के अंतर्गत। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक आदर्श वर्गीकरण के लिए आवश्यक घटक क्या क्या है। तो जब भी वर्गीकरण किया जाता है तो उसके पीछे जो आधार होते हैं, जो घटक होते हैं आवश्यक, वो इस प्रकार से है। उनकी सजातीयता,
व्यापकता, स्थिरता, स्पष्टता, सरलता, अनुकूलता, लोचता आदि को विशेष ध्यान में रखते हुए इनको वर्गीकृत किया जाता है, या तथ्यों को, संख्यात्मक तथ्यों को अलग अलग समूहों में बांटा जाता है। वर्गीकरण की रीतियों के बारे में अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं, और वर्गीकरण के प्रकार और रीतियों के बारे में यदि हम विस्तार से देखें तो मोटे तौर पर ये दो तरह की विधियां हैं, और दो तरह की विधियां जिनमें पहली है गुणात्मक वर्गीकरण और दूसरा है संख्यात्मक वर्गीकरण। अर्थात जब हमारे पास में सांख्यिकी तथ्य संख्यात्मक रूप में उपलब्ध होते हैं तो उनकी अनुकूलता, सजातीयता के आधार पर जब उन्हें बांटा जाता है तो एक तो गुणात्मक आधार पर और दूसरा होता है संख्यात्मक आधार पर। और गुणात्मक आधार पर देखा जाए और संख्यात्मक आधार पर देखा जाए तो उनके जो बेस होते हैं वो भौगोलिक दशाएं हो सकती है, समय हो सकता है, गुण हो सकते हैं, संख्याओं के प्रकार हो सकते हैं, आदि आदि। अब हम वर्गीकरण की इन रीतियों को विस्तार से जानेंगे। पहला है गुणात्मक वर्गीकरण। जब संकलित तथ्यों को वर्णनात्मक विशेषताओं या गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है तो ऐसे वर्गीकरण को वर्णनात्मक या गुणात्मक वर्गीकरण कहते हैं। अर्थात गुणों जैसे लिंग, आयु, धर्म, शिक्षा, निरक्षरता, भौगोलिक दशाएं आदि आधार पर जब संख्यात्मक तथ्यों को बांटा जाता है तो ये गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। और गुणात्मक वर्गीकरण के दो प्रकार है। पहला है सरल या द्वंद्व भाजन वर्गीकरण और दूसरा है बहुगुणी वर्गीकरण। पहला जो वर्गीकरण है गुणात्मक वर्गीकरण, वो सरल या द्वंद्व भाजन वर्गीकरण है और यह एक गुण के आधार पर किया जाता है, इसलिए इसे एक गुणी वर्गीकरण भी कहते हैं। जब तथ्यों को एक गुण के आधार पर इनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति के रूप में बांटा जाता है तो इसे सरल वर्गीकरण कहते हैं। चूंकि यह एक गुण के आधार पर वर्गीकरण किया गया है इसलिए इसे एक गुणी वर्गीकरण भी कह सकते हैं। जैसे मान लेते हैं साक्षरता और निरक्षरता को हम लेते हैं और इन दो गुणों के आधार पर उपलब्ध संख्यात्मक तथ्यों अर्थात पॉपुलेशन के बारे में हम उनको बांटें तो साक्षर है या नहीं है को यदि हम एक माने और नहीं है को बी में माने तो इस तरह से हम साक्षरता और निरक्षरता के समूह को उनकी संख्याओं के आधार पर उसमें व्यवस्थित कर सकते हैं। और दूसरा है बहुगुणी वर्गीकरण। इसमें एक से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किए जाते हैं तो ये बहुगुणी वर्गीकरण हो सकता है। जैसे हम कहें कि जब तथ्यों को एक से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो ये बहुगुणी वर्गीकरण कहलाता है। जैसे कि पहले हम ये माने कि ये जनसंख्या का एक समूह है जिसे हम पुरुष और स्त्री के रूप में पहले बांटें, उसके बाद में शिक्षित और अशिक्षित के रूप में बांटें, उसके बाद में रोजगारित और बेरोजगारित के रूप में बांटें। इस तरह से विभिन्न स्टेप हो सकते हैं। अनेक गुणों के आधार पर जब बांटा जाता है तो ये बहुगुणी वर्गीकरण होता है। इसके लिए सबसे पहले एक गुण के आधार पर दो वर्ग बनाए जाते हैं, फिर उन दो गुणों के आधार पर उनके उपवर्ग बनाए जाते हैं और इसी तरह से इसी क्रम को आगे बढ़ाया जाता है। जिसका ये उदाहरण आपके सामने है। जैसा मैंने अभी बताया कि जनसंख्या के आंकड़े हैं उन्हें हम इस तरह से बांट रहे हैं तो सबसे पहले हमने पुरुष और स्त्री को अलग अलग लिंग के आधार पर बांटा और इन्हें यदि हम कोई संकेत दिया तो पुरुष को कैपिटल ए और स्त्री को स्मॉल ए दे दिया। उसके बाद ये दो वर्ग हमारे पास में आ गए। उसके बाद में हमने पुनः शिक्षित और अशिक्षित के रूप में इन्हें बांटा। तो शिक्षित को हमने कैपिटल बी लिखा और अशिक्षित को स्मॉल बी के रूप में लिखा। तो पुरुष के जो भाग होगा अगला उपवर्ग बनेगा वो शिक्षित का बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी और अशिक्षित के रूप में बनेगा कैपिटल ए और स्मॉल बी। इसी तरह से स्त्री का जो उपवर्ग बनेगा पहला वो इस तरह से होगा। चूंकि स्त्री स्मॉल ए के रूप में यहाँ संकेत
दिया गया है, तो शिक्षित को शिक्षित स्त्री है तो स्मॉल ए कैपिटल बी, और अशिक्षित स्त्री है तो स्मॉल ए स्मॉल बी, और इसी तरह से आगे ये क्रम बढ़ता जाएगा। अब हम बात करते हैं संख्यात्मक वर्गीकरण की, और ये दूसरे प्रकार का वर्गीकरण है। इसमें जब संकलित तथ्य ऐसे हो जिनका प्रत्यक्ष माप संभव हो, तो इन्हें इनके माप के अनुसार संख्याओं के रूप में समूहों या वर्गों या वर्गांतरों में वर्गीकृत किया जाता है, बांटा जाता है। ऐसे तथ्यों को चर मूल्य या वेरिएबल कहा जाता है, अर्थात ऐसी सूचनाएं या तथ्य जिन्हें संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उन्हें हम चर कह सकते हैं। यद्यपि चर यानी वेरिएबल का मतलब होता है बदलते हुए रहना, तो चर को जब हम चर के रूप में लिखते हैं तो उनकी अंदर की संख्याएं बदलती रह सकती है, समान भी हो सकती है, लेकिन बदलते रहने की ज़्यादा प्रवृत्ति पाई जाती है। मान ले, जैसे कि हमने कहा कि एक कक्षा के विद्यार्थियों 10 विद्यार्थियों का भार इस प्रकार है, और एक जो कक्षा है वो मान लेते हैं कि बीए प्रथम वर्ष की है और उसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही हैं, तो उनकी जो भार के आंकड़े इस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं: 38 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 45 किलोग्राम, 42 किलोग्राम, 55 किलोग्राम, इस तरह से हो सकते हैं। अर्थात ये जो भी हमने संख्याएं बताई है ये बदलती रह रही है, लेकिन इन सब का जो मूल है, जो हेड है या वर्ग है, वो भार है जो कि किलोग्राम में व्यक्त किया गया है, और यही चर कहलाता है। और इस चर को जब हम व्यक्त करते हैं संकेत में तो x लिखते हैं, और जब दो चर हो तो x और y हो सकते हैं, तीन हो तो x और y और z हो सकते हैं। इसी तरह से इन चरों को संख्यात्मक वर्गीकरण संभव है, और इनके उदाहरण के रूप में फिर मैं वापस बता देता हूँ। एक तो भार का उदाहरण दिया, इसी तरह से प्राप्तांक हो सकते हैं, इसी तरह से ऊंचाई हो सकती है, लंबाई हो सकती है, आय, व्यय, बिक्री, अनेक हो सकते हैं, लेकिन इन्हें संख्याओं के रूप में या संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके। जब हम संख्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर संख्यात्मक तथ्यों को वर्गीकृत करते हैं तो हमें जो श्रेणियां प्राप्त होती है, वितरण प्राप्त होता है, उसे हम आवर्ती वितरण कहते हैं। और आवर्ती वितरण के अंतर्गत इन संख्यात्मक तथ्यों के वर्गीकरण को 3 तरह से लिखा जा सकता है, या उनके प्रकार 3 हो सकते हैं, या 3 प्रकार की श्रेणियां हो सकती है। पहली श्रेणी, इनके बारे में विस्तृत अध्ययन हम अगले व्याख्यान में करेंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगा। पहली जो श्रेणी होगी वो व्यक्तिगत श्रेणी होगी, जिसके अंतर्गत समंक बिखरे हुए हो सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों के भार के आंकड़े दिए, जिसमें उल्टे सीधे भी हो सकते हैं, यानी कि 38 आ सकता है, फिर 50 आ सकता है, फिर वापस 42 हो सकता है। लेकिन इन्हें हम चाहें तो जमा कर भी रख सकते हैं, यानी कि क्रमबद्ध आरोही या अवरोही क्रम में भी जमा सकते हैं। लेकिन व्यक्तिगत श्रेणी में इस तरह के समंक रखे जाते हैं, और इसमें एक ही रो या कॉलम होता है। यदि इनको क्रम संख्या या अनुक्रमांकों के साथ में रखा जाए तो ये 2 कॉलम या 2 पंक्तियों में व्यक्त की जाएगी, लेकिन इसका मूल जो होगा, जो गणना योग्य पंक्ति या रो होगी, पंक्ति, रो या कॉलम जो भी कहें, तो वह केवल उसके मूल पद होंगे, अर्थात x जैसे हमने कहा, अर्थात वेरिएबल, यानी कि प्राप्तांक है, आय है, भार है, इस सब के आंकड़े। क्रम संख्या या अनुक्रमांक उनमें कोई मायने नहीं रखता, केवल व्यवस्थित करने के लिए साथ में रखे जा सकते हैं। दूसरी श्रेणी खंडित श्रेणी है, जो कि 2 पंक्तियां या कॉलम्स में व्यक्त की जाती है। पहले कॉलम या पंक्ति में मूल पद होते हैं, अर्थात वेरिएबल होता है, x हो सकता है, y हो सकता है। यदि एक ही है तो x हो सकता है, 2 है तो x और y हो सकते हैं। तो लेकिन जब एक ही चर की बात करते हैं तो मान लेते हैं वो चर x है, तो ऐसी स्थिति में 2 पंक्ति होगी, तो पहली पंक्ति में x लेके जाएंगे और दूसरी पंक्ति में उससे संबंधित आवृत्तियां, यानी कितनी बार आई है, उसके बारे में लिखा होगा।
या लिखा जाता है। और तीसरी श्रेणी है सतत श्रेणी, और सतत श्रेणी में वर्गों में, वर्गांतर में समंकों को व्यवस्थित किया जाता है। इसमें पहले कॉलम में वर्ग या वर्गांतर होते हैं और दूसरे कॉलम में उनसे संबंधित आवर्तियां होती है। चूंकि सतत श्रेणी अपने आप में दो प्रकार की होती है, समावेशी और अपवर्ती। इन श्रेणियों के बारे में अगले व्याख्यान में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। धन्यवाद।